Hello everyone. So in this video we are going to continue our previous chapter Principle of Inheritance and Variations. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि what is inheritance, what is heredity, variation, genes, alleles, phenocopies. Now in this video we will talk about the father of genetics who actually started the transmission genetics, Gregor John Mendel. तो ग्रिगोर जॉन मेंडल जो हैं ही इज़ दी फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि प्रूव हुआ कि येस देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स एज वेल एज वेरिएशंस. तो ग्रिगोर जॉन मेंडल इज़ दी फादर ऑफ genetics, or we can say he is the one who started transmission genetics. यहाँ पे ग्रिगोर जॉन मेंडल की आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ ग्रिगोर जॉन मेंडल and he has worked actively from the year 1956 to 63, and this is one of the most advanced form of साइंस. तो अब की सबसे एडवांस फॉर्म जो है साइंस की वो जेनेटिक्स मानी जाती है, जबकि इसकी शुरुआत 1800 से शुरू हुई थी. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मेंडल अ लिटिल बिट, क्योंकि मेंडल के बारे में जो है उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी जा सकती है और पूछी गई है. तो यहाँ पे इट्स रिटन कि जो मेंडल का बर्थ है वो हुआ था 22 जुलाई 1822 में. एंड he was born in a village in central यूरोप, पोलैंड के अंदर, जिसका नाम था हेइजेनडॉर्फ. हेइजेनडॉर्फ विलेज में उनका जन्म हुआ था. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 आने के बाद ये जो उनका पोलैंड में विलेज था वो शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रिया के अंदर. अब ऑस्ट्रिया के अंदर शिफ्ट होने के बाद फिर से वर्ल्ड वॉर जब 2 स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे इनका जो पूरा का पूरा विलेज है वो आ गया चेकोस्लोवाकिया में. अब पुराने टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 में जो है यूएसएसआर जो है उसका पूरा का पूरा यूनियन था. तो उस पूरे यूनियन का क्या हो गया, टूट गया. तो यूएसएसआर ब्रोक इनटू मैनी कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस द मेंडल बिलोंग टू अ न्यू कंट्री, चेक रिपब्लिक. तो यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया जो है 2 कंट्रीज़ में, यहाँ पे चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया रिपब्लिक में टूटा था. तो मेंडल जो है 1843 में जो है यहाँ पे चेक रिपब्लिक में ऑगस्टिन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस में जो है प्राइस्ट बन गए थे. तो वो जो है पादरी थे. जैसे हमारे हिंदू में पंडित होते हैं वैसे ही क्रिश्चियंस में प्राइस्ट होते हैं. तो वो प्राइस्ट बन गए. इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेना से 1851 टू 1503 तक जो है स्टडी की थी. और ख़ास बात ये है कि उन्होंने फिज़िक्स और बॉटनी को साथ में पढ़ा था. ये जो है इनका एक प्लस पॉइंट रहा जेनेटिक्स की स्टार्ट में, क्योंकि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकली जो थे थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, जिस कारण इनको रिकॉग्निशन अपने टाइम पे इतनी नहीं मिल पाई. अब अगर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन, अगर मेंडल से थोड़ा सा हट के बात करते हैं उनकी हिस्ट्री के बाद, तो उनके जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो जो है अब हमें जाके पता लगता है कि वो बिकॉज ऑफ गैमीट्स, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, मियोसिस, जीन्स, ये सब के कारण सब कुछ हो रहा था. बट ड्यूरिंग मेंडल्स टाइम ही डिडंट नो अबाउट व्हाट आर जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड मियोसिस. तो उनके टाइम पर तो वो जो है फैक्टर का नाम लेते थे. तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम समझें तो टुडे वी नो दैट गैमीट फॉर्मेशन इज़ द बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स. तो अब जेनेटिक्स की जो बैकबोन है वो क्या है, गैमीट फॉर्मेशन.
sexual reproduction brings variations. Because of sexual reproduction there is inheritance, and because of that there are so many variations in nature, and these variations are because of gamete formation. अब gametes को ऐसा इतना क्यों बोला गया है backbone of genetics? Because गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर. तो गैमीट्स हमेशा प्योर फॉर्म में होते हैं और हेप्लॉइड नेचर के होते हैं. जितने भी गैमीट्स बनते हैं, ओवा, स्पर्म, ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज हेप्लॉइड इन नेचर. दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड प्योर बिकॉज दे कैरी ओनली वन फॉर्म ऑफ द जीन. वो हमारे पास पता है कि होमोलोगस पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, और होमोलोगस पेयर में 2 एलील्स एक जीन के प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन गैमीट में एक जीन का एक एलील ही मौजूद होता है, जिसके कारण वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे हेप्लॉइड कंडीशन जो है सिर्फ डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमीट फॉर्मेशन के अंदर आती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो जीन्स हैं दे सेपरेट और वी कैन से दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इन गैमीट फॉर्मेशन. तो ये जो गैमीट बनते हैं ये कैसे बनते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ते हैं. तो यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. तो ये रीज़न है कि हम जो है गैमीट्स को बैकबोन कंसिडर करते हैं जेनेटिक्स का. रिमेंबर, गैमीट फॉर्मेशन इज द बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स. अब यहाँ पे हम 2 तरह के इंडिविजुअल्स की बात करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस कंडीशन, व्हाट आर जीन्स, एलील्स. तो आई होप यू आर क्लियर विद दैट. अब अगर हम यहाँ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की बात करें तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स दे कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स. होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स. हाउ? हियर वी कंसिडर दिस एज individual number 1, and let's consider here the individual second. So there are 2 different individuals. The first individual is carrying a gene which is in the homozygous dominant form. So here the gamete that he will form is of only capital A type. तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे? We can say that they can form only capital A type of gametes. On the other hand, individual 2 में 2 जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये 2 जीन्स का जो गैमीट बनेगा वो सिर्फ कैपिटल A और कैपिटल B ही बनेगा. इसके अलावा कोई और जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. अगर हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की बात करें तो they can produce different types of gametes. How this is possible? How they can produce different types of gametes? Here we know कि heterozygous individuals का मतलब ही क्या होता है. यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है individual 1, individual 2 and the third one, right? मान लीजिए कि ये 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं. अब इस इंडिविजुअल के अंदर ये जो पहला जीन ए है ये 2 अलग अलग एलीलिक फॉर्म में प्रेजेंट है. कौन सी एलील? एक तो एलील है कैपिटल ए, दूसरी एलील है स्मॉल ए, है ना. तो ये जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है. तो इसके अंदर गैमीट्स कितने तरह के बन सकते हैं? एक तो इसके अंदर कैपिटल ए गैमीट बनेगा और एक स्मॉल ए गैमीट. सो वी कैन से कि 2 different types of gametes can be formed in this individual which is heterozygous in nature. Now this another individual which is again heterozygous in nature, how many types of gametes it can form? तो इसके लिए हम जो है एक ईजी सा मेथड चूज़ करते हैं इस तरह के इंडिविजुअल्स के गैमीट्स बनाने के लिए. Here we have capital A small a because these alleles would get segregate. फिर उसके बाद we have capital B small b, capital B small b. तो यहाँ पे हमारे पास capital A capital B, capital A small b, small a capital B,
small a, small b. These 4 types of genotype combinations possible. These 4 types of genotype combinations are possible. तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनते हैं इन इंडिविजुअल कैरिंग 2 जीन्स विच आर हेट्रोजाइगस इन नेचर. और ये इंडिविजुअल जो है सिर्फ एक ही जीन कैरी कर रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए. ये 2 जीन्स कैरी कर रहा है और ये इंडिविजुअल कैरी कर रहा है 3 जीन्स. और ये तीनों के तीनों जीन्स कैसे हैं? हेट्रोजाइगस नेचर में है, राइट. अब ये हेट्रोजाइगस है तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बताइए कितने तरह के गैमीट पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरह की जीनोटाइप पॉसिबल हो सकती है. तो इस इंडिविजुअल के अंदर जब हम गैमीट्स बनाने जाएंगे तो हम पहले कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग कर देंगे, फिर उसके आगे एक्सटेंड करके हम कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग कर देंगे और वी कैन से वी विल सेग्रीगेट. और फिर और अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट कर देंगे. तो अगर टोटल हमें देखना हो कि कितने गैमीट्स बनेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आ जाएगा. दिस इज़ गैमीट नंबर 1, this is gamete number 2, then we have this gamete number 3, gamete number 4, gamete 5, 6, 7 and 8. So we can say an individual carrying 3 different genes in heterozygous condition can form 8 different types of gametes. यहाँ पे गैमीट्स जो हैं वो कितने टाइप के बन सकते हैं? 8 तरीके से बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है. तो हम ये बताएंगे कि इंडिविजुअल्स जो हैं जो हेट्रोजाइगस नेचर के होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट 1000 नंबर्स ऑफ जीन्स और 10 और 15 और 20 जीन्स इन एन इंडिविजुअल, फिर कितने तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे अगर मेरे पास इस तरीके से मैं लाइंस बना के आगे करके गैमीट्स बना रही हूँ तो इस मेथड को हम बोलते हैं फॉग्ड लाइन मेथड. तो ये मेरे पास है फॉग्ड लाइन मेथड. अब आगे क्या करेंगे? अगर हमें बहुत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, एक इंडिविजुअल में 3 जीन्स तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली दे आर मोर देन 3 जीन्स, इट विल बी 1000, 10,000. अगर ह्यूमंस की बात कर लें तो अराउंड 40,000. तो टोटल अगर हमें गैमीट्स का नंबर पता करना हो, टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ heterozygote, right? Or we can say degree of heterozygosity. तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि इंडिविजुअल है जिसके पास, यहाँ पे वी हैव एन इंडिविजुअल, ये क्या हो रहा है? जिसके पास जीन की कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो ये मेरे पास इंडिविजुअल है जिसके पास इतने जीन्स की कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे मैंने हेट्रोजाइगोट्स देखने हैं. रिमेंबर, मैंने हेट्रोजाइगोट्स देखने हैं. तो हेट्रोजाइगोट यहाँ पे एक तो जीन ए हेट्रोजाइगोट फॉर्म में है, ठीक, एक जीन ई हेट्रोजाइगोट फॉर्म में है. तो बताओ कि टोटल मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं? तो मैं बनूंगी 2^2 which is 2 into 2, 4 गैमीट्स. ठीक,
यानी कि इसके पास 4 अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसमें जीन कॉम्बिनेशन है AA, BB, CC, DD, EE, FF। ये एक इंडिविजुअल के पास 1 2 3 4 5 6 जीन्स हैं, है ना। अब बताइए इसमें कितने गैमीट पॉसिबल हैं बनने में। तो हम हेट्रोजाइगोट्स ढूंढेंगे। तो दिस इज हेट्रोजाइगोट जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। 4 जीन्स आर हेट्रोजाइगस इन कंडीशन। 16 गैमीट्स पॉसिबल हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम एक जीन को स्टडी करते हैं, अगर हम एक जीन को स्टडी करते हैं तो हम एक करेक्टर को स्टडी करते हैं। और अगर इस तरह से हम मेंडल के प्रोसेस को स्टडी करते हैं एक जीन वाले एक करेक्टर को, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम एक करेक्टर या एक जीन को स्टडी करते हैं मेंडल की स्टडीज़ में, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑन दी अदर हैंड जब हम 2 जीन्स पे स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम 2 जीन्स का मतलब है 2 करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस आ गया। और अगर हम 3 जीन्स को स्टडी करते हैं, इसका मतलब हम 3 करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली विल बिकम अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस where 8 different gametes will form. In dihybrid cross 4 gametes, in monohybrid cross 2 gametes, in trihybrid cross we get total 8 gametes. तो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अब आगे चल के हमने क्या देखना है कि मेंडल ने यहाँ तक तो कर लिया है ना, टाइप्स ऑफ गैमीट्स की अगर हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 2n। ठीक, अब अगर मॉडल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स पढ़नी है, तो जेनेटिक्स पढ़ने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके ऊपर स्टडी की जा सके, जिसके अंदर वेरिएशंस पढ़ी जा सके। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बेस्ट प्री रिक्विजिट टू स्टडी जेनेटिक्स। सो वी नीड अ प्री रिक्विजिट टू स्टडी जेनेटिक्स, यानी कि एक ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए जिस पे ईजिली काम किया जा सके। तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? सबसे पहले दैट ऑर्गेनिज्म शुड हैव ए शॉर्ट लाइफ साइकिल। जिस भी ऑर्गेनिज्म को चूज़ करें, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, उसका लाइफ साइकिल का मतलब है उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल को एक जैसा नहीं समझना है। लाइफ साइकिल हम रिप्रोडक्टिव साइकिल को बता रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का जिस पे हमने स्टडी करनी है। सेकेंडली, इट शुड बी ईजी टू मैनेज, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। थर्ड वन इज, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम चूज़ करते हैं, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग उतने ज़्यादा चांसेस कि हम उतने ही ज़्यादा करेक्टर पढ़ सकें, उतनी ही जल्दी वेरिएशंस और इनहेरिटेंसेस की स्टडी कर सकें। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो ऑफस्प्रिंग या जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो ऑफस्प्रिंग शुड हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस आती जा सकें उतना ही अच्छा। तो जितनी वेरिएशंस आएंगी उतना ही बेनिफिशियल होगा टू स्टडी जेनेटिक्स इन वन सिंगल जनरेशन। तो ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, बहुत ईजी हो मैनेज करना उस ऑर्गेनिज्म को। तो दैट्स वाई मेंडल वर्कड ऑन पी प्लांट। यही रीज़न है कि मेंडल ने चुना पी प्लांट को स्टडी के लिए। अब पी प्लांट जो चुना, दैट इज़ द गार्डन और एडिबल पी, जो मटर हम खाते हैं, दैट इज़ द पी प्लांट। तो पी प्लांट को उन्होंने चूज़ किया एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज़ पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम को उन्होंने चूज़ किया क्योंकि ये सारे के सारे प्री रिक्विजिट को अच्छे से फुलफिल करता है। कैसे?
हमें पता है कि जो हमारे पास मटर का प्लांट है पाइसम सटाइवम पी प्लांट, ये एक एनुअल प्लांट है, यानी कि ये 1 साल तक इसकी पूरी लाइफ स्पैन है। और इसकी अगर हम नेचर की बात करें तो ये डिप्लॉयड नेचर का होता है विथ 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि n इज इक्वल्स टू 7 पेयर्स में प्रेजेंट होता है। 14 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, और टोटल इसका जो हैप्लॉइड कंडीशन में कैसा होता है 7। तो इसके पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2n इक्वल्स टू 14। बाकी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी क्या होती है, शॉर्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही शॉर्ट होती है। ये बड पॉलिनेशन करता है और बहुत जल्दी फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि इसका जो फ्लावर है, पी प्लांट का जो फ्लावर है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसका मतलब फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम, गाइनोशियम या स्टेमन और पिस्टल ये एक साथ ही प्रेजेंट है, और ये प्रेफर करते हैं सेल्फ पॉलिनेट होना। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आना पॉसिबल नहीं है, ट्रू ब्रीड लाइन बने रहते हैं। ट्रू ब्रीड लाइन का मतलब है प्योर होमोजाइगस, प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशंस में रहना प्रेफर करते हैं। तो ये बड पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन में चलते हैं। नेक्स्ट है कि इस प्लांट को जो है हाइब्रिडाइज करना बहुत ही ईजी है। अब हाइब्रिडाइज करने का क्या मतलब है, ऐसा है कि मैं 2 फ्लावर्स लूँ और दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल है, बट अब मेरे को एक को फीमेल और एक को मेल बना के दोनों अलग अलग प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग करवानी है इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो एक फ्लावर को क्या मैं करूँगी, एक फ्लावर का स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन निकाल दूंगी और दूसरे का पिस्टल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन काट के मतलब उसको स्टराइल कर देंगे। तो एक में मेल फ्लावर बना देंगे, दूसरे को फीमेल फ्लावर। तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि इमेस्क्युलेशन और बैगिंग टेक्निक से की जाती है। इमेस्क्युलेशन का मतलब है कि हम जो है एंड्रोशियम या गाइनोशियम को कट कर दें और उस हिसाब से जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ऑब्वियसली ये जो इमेज है ये हमें बताती है कि दिस इज़ पी। तो ये हमारे पास मटर है और हम देख सकते हैं कि इस पे कितनी ज़्यादा जेनेटिक्स की स्टडी हुई है। तो इसी से जो है जेनेटिक्स की शुरुआत मानी गई है, जो कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने की है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब पी प्लांट में अच्छी बात यह है कि पी प्लांट में मटर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। हाय हाय, हाँ, तो यहाँ पे पी प्लांट के अंदर दे कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो बहुत ज़्यादा सीड्स जो हैं वो पी प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा है कि एक मटर के अंदर कितने सारे उसके सीड्स होते हैं। अब यहाँ पे मेंडल ने जो है, हमें पता है कि पी प्लांट पे काम करना शुरू किया, बट ही वॉजंट द फर्स्ट टू स्टार्ट वर्क ऑन पी प्लांट। एक्चुअली ही कंटिन्यूड द वर्क ऑफ नाइट एंड गॉस। उन्होंने जो है नाइट और गॉस, 2 साइंटिस्ट थे, नाइट एंड गॉस, इन्होंने पी प्लांट पे पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल ने सिर्फ इस काम को कंटिन्यू किया है। अब नाइट और गॉस ने अगर काम करा ही था तो मेंडल ने क्यों किया? रीज़न ये है कि नाइट और गॉस की जो कैलकुलेशंस थी, जो वो इनहेरिटेंस का करेक्टर पढ़ रहे थे, तो वो एक साथ मल्टीपल करेक्टर्स की इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, विच वॉज काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा। तो जितना डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इजी नहीं था, तो इसलिए जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो मेंडल ने उनके काम को कंटिन्यू किया, बट इन ए डिफरेंट वे। तो दैट्स वाई वी से कि उन्होंने पी प्लांट जो है वो सबसे पहले मेंडल ने नहीं, नाइट और गॉस ने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडल ने जो है पी प्लांट चूज़ किया एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए, और सबसे पहले उन्होंने 34 डिफरेंट वेराइटीज़ या 34 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो देखना शुरू किए पी प्लांट के अंदर। फिर उन्होंने देखा कि 34 विल बी टू हाई नंबर, देन ही came to 22 different varieties of pea plant, and finally in last he selected 14 प्योर लाइन्स। 14 प्योर लाइन्स को उन्होंने लास्ट में सिलेक्ट किया था। अब जब मैं प्योर लाइन्स बोल रही हूँ तो इसका मतलब है ऐसे प्लांट जो या तो होमोजाइगस कंडीशन में है या तो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, प्योर होमोजाइगस
रिसेसिव कंडीशन, ये दो कंडीशन में है। तो यहाँ पर प्योर लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी पी प्लांट का हम जो भी करेक्टर चूज करेंगे, या तो वो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होगा, दैट इज प्योर लाइन। इम्प्योर हम हेट्रोजाइगस को बोलते हैं और ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। सो फाइनली जो उन्होंने करेक्टर्स चूज़ किए, जो वेराइटीज़ चूज़ की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। वी कॉल देम एज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, 7 पेयर ऑफ एलीलिक वेरिएशंस और म्यूटेंट टाइप्स और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। क्या मतलब है इसका, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। अब करेक्टर्स थे 7 और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे 2-2। जैसे करेक्टर है हाइट, तो इसके ट्रेट्स क्या हुए, टॉल एंड ड्वार्फ। तो एक करेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स, तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, टॉल एंड ड्वार्फ, राइट। उसी को हम 7 पेयर्स ऑफ एलीलिक वेरिएशंस, म्यूटेंट टाइप्स या डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस कह देते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों, या तो पी प्लांट टॉल रहता है या ड्वार्फ रहता है, बीच में और कोई वेरिएशंस कभी देखी ही नहीं गई। तो इसलिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूड वेरिएशंस तो नहीं थी, टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, इंटरमीडिएट हाइट दिख ही नहीं रही थी, तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं उन्होंने चूज़ किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेक्टर्स। तो करेक्टर्स टोटल जो थे 7 चूज़ किए थे मेंडल ने। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास करेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। करेक्टर में वेरिएशंस आती हैं तो ट्रेट्स बनते हैं। करेक्टर अगर हाइट है तो ट्रेट है टॉल, ड्वार्फ। करेक्टर अगर फ्लावर का कलर है तो ट्रेट है वॉयलेट, वाइट। तो इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने 7 करेक्टर्स जो चूज़ किए थे वो थे, पहली हाइट जो कि डोमिनेंट में टॉल और रिसेसिव में ड्वार्फ होती है। टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी एलील का यूज़ करते हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे इसका जीन प्रेजेंट मिलता है। फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर 2 होते हैं, वॉयलेट एंड वाइट। वॉयलेट जो है डोमिनेंट है, वाइट जो है रिसेसिव है। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर अगर एक्सियल पोजीशंस पे है, यानी कि ब्रांच्ड साइड पे है, लेटरल पोजीशंस पे है, तो वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर। अगर वही फ्लावर टर्मिनल है तो ये क्या है, रिसेसिव करेक्टर। सीड का कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट ट्रेट, ग्रीन है तो रिसेसिव ट्रेट। सीड की शेप राउंड है तो डोमिनेंट ट्रेट, रिंकल्ड है तो रिसेसिव। ये सीड का कलर राउंड है, ये सीड क्या है, रिंकल्ड है। नेक्स्ट, पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव है। यहाँ पे ग्रीन जो है होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट में ट्रेट है और येलो जो है होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है। पॉड की शेप की बात करें, अगर पॉड पूरा राउंड या इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड सा पॉड है कुछ इस तरीके सा, तो ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव ट्रेट। और अगर राउंड है तो ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक, अब ये सारे के सारे करेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, ये सारे के सारे करेक्टर्स के ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। अब आगे चल के इनकी क्रोमोसोमल मैपिंग हुई, यानी कि इनकी इन सारे के सारे जीन्स, ये सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं ऑब्वियसली जीन्स ही एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो जीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो देखने के लिए की जाती है क्रोमोसोम मैपिंग। तो जब क्रोमोसोम मैपिंग आगे चल के की गई आफ्टर मेंडल, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास एक तो हमें पता है कि
द टोटल क्रोमोजोम पेयर इज 7। तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्रोमोजोम पेयर बनाया है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम पे कि क्रोमोजोम नंबर 1 पे 2 करेक्टर शो होते हैं, जीन्स 2 हैं, एक तो फ्लावर कलर का जीन है और एक सीड कलर का जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे वी कैन इजीली सी एक फ्लावर कलर का जीन है और एक सीड कलर का जीन है। अब सीधा आ जाते हैं क्रोमोजोम नंबर 4 पे। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 4 पे एक तो फ्लावर पोजीशन का जीन है, पॉड शेप का जीन है, प्लांट हाइट का जीन है। तो क्रोमोजोम 1 पे फ्लावर कलर, सीड कलर, क्रोमोजोम 4 पे फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, प्लांट हाइट, क्रोमोजोम 5 पे पॉड का सिर्फ कलर एंड क्रोमोजोम 7 पे सीड का शेप। तो ये सारे के सारे 7 के 7 करेक्टर्स कितने क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट हैं? क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 4, क्रोमोजोम 5 एंड क्रोमोजोम 7। तो टोटल 4 क्रोमोजोम पे सारे के सारे 7 करेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से क्रोमोजोम 4 पे जो है 3 जीन्स प्रेजेंट हैं। रिमेंबर, क्रोमोजोम 4 पे 3 जीन्स प्रेजेंट हैं और उसमें से भी पॉड शेप और प्लांट हाइट जो है, यहाँ पे वी कैन सी पॉड शेप और प्लांट हाइट के बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन जीन्स वो बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे फ्लावर पोजीशन और पॉड शेप के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब ये क्रोमोजोम मैपिंग आगे चल के करी किसने थी? तो ये जो क्रोमोजोम मैपिंग थी ये करी है एस ब्लिक्स्ट एंड लैम्प्रचेट ने। ये क्रोमोजोम मैपिंग 1900s में आगे चल के आफ्टर मेंडल करी है एस ब्लिक्स्ट एंड लैम्प्रचेट ने। अगर हम आगे देखें मेंडल के ऊपर, तो मेंडल ने बहुत ज़्यादा लार्ज सैम्पलिंग साइज़ को यूज़ किया था। मेंडल ने एक लार्ज सैम्पलिंग साइज़ यूज़ की थी और फिर अपना डेटा जो है निकाला था। उन्होंने, क्योंकि वो प्राइस्ड थे एक मोनेस्ट्री के अंदर, तो 7 साल तक फ्रॉम द ईयर 1856 टू 63 उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पे। और 2 तरीके के क्रॉसेस उनके बहुत ज़्यादा फेमस हुए जिनको रिकॉग्निशन मिली, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो में 1 करेक्टर और डाईहाइब्रिड में 2 करेक्टर्स या 2 जीन्स की स्टडी की थी। उन्होंने अपने 7 साल के काम को 1865 में प्रेजेंट किया, पब्लिश करवाया, कहाँ? इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, साइंस सोसाइटी ब्रन में। तो नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी ब्रन में उन्होंने अपना, इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करवाया जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो उन्होंने पेपर जो है किस टाइटल से पब्लिश करवाया था? फ्रॉम द टाइटल एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो उन्होंने पेपर अपना पब्लिश करवाया था मेंडल ने, उसका जो टाइटल था दैट इज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि he was a great statistician and he provided mathematical interpretation of data, so he couldn't express his work or nobody could recognize his work that well during his time. तो उनकी जो है 1884 में जो है he died because of some kidney disorder। तो किसी उनका कोई किडनी डिसऑर्डर था जिसके कारण 1884 में उनकी डेथ हो गई। बट ही सेड दैट माई टाइम विल कम। तो ये उन्होंने कह के गए थे कि एक वक्त मेरा भी आएगा, जो कि आया भी, बट इन 1900। तो अब हमने इस लेक्चर में क्या देखा है? इस लेक्चर में अभी तक हमने देखा कि मेंडल की हिस्ट्री क्या है, वो हमने जानी। इसके बाद हमने गैमीट्स की इम्पोर्टेंस जानी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस गैमीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, कितने नंबर में, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पी प्लांट के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पता किया। फिर बाद में हमने देखा कि मेंडल ने किस तरीके से 7 साल तक इस पे काम किया और फिर उन्होंने इसको किस तरह से पब्लिश करवाया
और लास्ट में ही डाइड इन द ईयर 1884 बिकॉज ऑफ सम किडनी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसके अंदर वी विल स्टडी कि किस तरीके से उन्होंने फैक्टर्स के ऊपर बात करी है, डोमिनेंस के ऊपर बात करी है, सेग्रीगेशन के ऊपर बात करी है, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल क्रॉस, व्हाट इज़ बैक क्रॉस, where we study test cross and out cross, and what are the exception to the laws of dominance. So this we will study in the next video. I hope that you like this video. If you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.